बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज कोर कोर्स ऑफ PMS by Dr. Myra Javed from Shahrukh College of Health Sciences, Gurgaon. Blood group. In our previous lecture we have studied, हमने पढ़ा था RH फैक्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी हमने देखा था। पेशेंट जो ब्लड टाइप इन जो 4 ब्लड टाइप पेशेंट्स हैं वो किन्हें ब्लड दे सकते हैं और किन से ब्लड ले सकते हैं, किसको दे रहे हैं, गिव्स एंड रिसीव्स मींस जिसे दे रहे हैं। एंड दिस इज द अनदर चार्ट। दी प्रिकॉशंस हमने देखे थे कि किन किन को हम ब्लड नहीं दे सकते, किन किन से पेशेंट को हम ब्लड नहीं देंगे। ये वो पर्सन्स हैं जिन्हें ये बीमारियां होंगी तो हम इनसे ब्लड नहीं लेंगे। ये प्रिकॉशंस आ गए। एंड दिस इज द मेथड टू नो अबाउट ब्लड ग्रुप कि हम किस तरह ब्लड दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं पेशेंट का। दिस इज द स्लाइड अबाउट द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। एंड टुडे वी विल स्टडी क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। हम ब्लड को क्रॉस मैच कैसे करवाएंगे। क्रॉस मैच हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस मैच है वो 2 पर्सन्स का उस वक्त ही होना चाहिए जब हम कोई एक्सीडेंट या किसी भी जख्म की हालत में अगर पेशेंट को ब्लड दिया जा रहा है तो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी बॉडी में करने से पहले उसे क्रॉस मैच करवाना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट का जो ब्लड है वो मैच नहीं करेगा डोनर के ब्लड के साथ तो हम हरगिज जो डोनर का ब्लड है वो पेशेंट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ब्लड है, जो डोनर का ब्लड है, हो सकता है जो डोनर का ब्लड है उसका ब्लड पेशेंट के ब्लड के साथ क्रॉस मैच ना करा, उसकी बॉडी के अंदर जाकर वो कंपैटिबिलिटी शो ना करे। हो सकता है वो रिएक्शन शो, एलर्जिक रिएक्शन शो कर दे। कोई भी अगर पेशेंट का जो ब्लड था वो डिजीज ब्लड था, उसे किसी किस्म की बीमारी थी, वो डॉक्टर ने नहीं चेक किया, क्रॉस मैच नहीं करवाया, तो हो सकता है वो बीमारी फिर उस ब्लड के थ्रू उस पर्सन के अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि हेपेटाइटिस, अक्सर लोग हेपेटाइटिस पेशेंट का ब्लड होता है, नहीं क्रॉस चेक करवाया होता, तो हो सकता है कि वो जो डोनर के ब्लड में हेपेटाइटिस के सेल्स मौजूद थे वो जो पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ब्लड, से भी हेपेटाइटिस हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स दोनों पेशेंट और रिसीवर का चेक करें। उसके बाद डोनर का, दोनों पेशेंट और डोनर जो है उन दोनों का हम ब्लड ग्रुप पहले चेक करें कि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है। उसके बाद उनकी हम क्रॉस मैचिंग करवाएं ब्लड्स की, क्योंकि उनके ब्लड सैंपल्स जो हैं वो आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं। अगर दोनों के ब्लड आपस में कंपैटिबिलिटी शो करेंगे, अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर डोनर का जो है ब्लड है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो हमें इससे ये अंदाज़ा होगा कि अगर हम ब्लड को पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो वो कोई रिएक्शन उसके लिए मसला मसाइल नहीं खड़ा करेगा। तो क्रॉस मैचिंग आज हम पढ़ेंगे। क्रॉस मैचिंग करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा दोनों इंसानों का ग्रुप, खून का ग्रुप एक जैसा होने के बावजूद खून एक दूसरे को कबूल नहीं करता। मरीज को खून लगाने से रिएक्शन हो जाता है। ग्रुपिंग के बाद क्रॉस मैच करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने बात वही दोहराई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि बेशक आपके ब्लड टाइप सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो डोनर का ब्लड है वो पेशेंट के ब्लड के साथ क्रॉस मैच हो रहा हो। वो ब्लड जो है वो पेशेंट का ब्लड जो उसका जिस्म है वो कबूल कर रहा हो किसी दूसरे इंसान का ब्लड। इसलिए हम सबसे पहले क्रॉस मैच ज़रूर करवाते हैं
ताकि कोई भी आगे जाके मसला ना पैदा हो, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर जो बॉडी ऑर्गन है वो डिस्टर्ब ना हो। इस मकसद के लिए मरीज के खून का सीरम निकाला जाता है और 20% सस्पेंशन इन नॉर्मल सलाइन में हम ऐड करते हैं, बनाया जाता है। इसके बाद 2 कतरे मरीज के खून के सीरम के और 2 कतरे डोनर के सस्पेंशन के एक ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करें। इसके बाद 2 ड्रॉप्स आपने पेशेंट के जो मरीज है उसके सीरम के लेने हैं, पेशेंट सीरम लेना है। उसके अलावा जो 2 कतरे हैं या फिर आप 1 कतरा कर लें, उसके आपने रेड ब्लड सेल लेने हैं। डोनर के जो ब्लड देगा पेशेंट को उसके आपने रेड ब्लड सेल्स लेने हैं और आपने उसे सस्पेंशन में डालना है, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम ये रीड करेंगे। दिस इज द मेजर क्रॉस मैच कि हम किस तरह क्रॉस मैच करवाते हैं। ये कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू उन्होंने आपको मैंने बताया है। दिस इज द पेशेंट सीरम, ये 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं एंड दिस इज द डोनर रेड ब्लड सेल्स जो आपको रेड मार्क से शो किए गए हैं। ये 1 ड्रॉप आपने 5% सस्पेंशन में लेना है। आपने ये जो दोनों सीरम और रेड ब्लड सेल्स हैं डोनर और पेशेंट के, वो आपने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। आपने फिर ये जो रेड ब्लड सेल्स और पेशेंट सीरम हैं ये आपने इंक्यूबेशन में रखना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर दी 1 आवर। 1 घंटे के लिए आपने इस टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेशन में रख देना है, इंक्यूबेटर में रख देना है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने उसको इंक्यूबेटर से निकालना है और उसको 3 वॉशेस करनी है। 3 वॉशेस करने के बाद आपके पास रेड ब्लड सेल्स डोनर के और पेशेंट सीरम रह जाएगा। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है, इसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ AHG आपने करना है, ऐड करने हैं इस ट्यूब के अंदर, उसे मिक्स करना है प्रॉपरली। AHG यहाँ पर मतलब है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन है। इससे आपने डालना है अंदर 2 ड्रॉप्स और इन्हें मिक्स करना है। उसके बाद इसे सेंट्रीफ्यूगेज मशीन के अंदर रख देना है। चेस्ट ट्यूब को आपने सेंट्रीफ्यूगेज मशीन के अंदर रख दिया फॉर दी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक ये रिवॉल्व हुई, सेंट्रीफ्यूज मिक्स हुई आपस में जो सैंपल्स हैं। उसके बाद आपने 30 मिनट्स के बाद इसे सेंट्रीफ्यूगेट मशीन से निकाल लेना है। उसके बाद आपने रिजल्ट शो लेने हैं, माइक्रोस्कोपिकली भी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और आप अगर नेक्ड आई से भी ले सकते हैं, आंखों से भी अगर आपको बगैर माइक्रोस्कोप के दिखाई देता है तो उससे भी आप रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। नो एग्लूटिनेशन, अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रही होगी यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो रिजल्ट आपके पास कंपैटिबल होगा, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड है और डोनर का ब्लड है वो आपस में कंपैटिबिलिटी शो करेगा। एक दूसरे जो डोनर का ब्लड है पेशेंट के लिए वो सही होगा, इसलिए हम इन्हें आपस में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। ठीक है। एग्लूटिनेशन यानी कि अगर फटकियां बन गई हैं तो जो पेशेंट का ब्लड है, जो डोनर का ब्लड है वो हम इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा पेशेंट के सीरम ब्लड के साथ, तो इसका मतलब हम डोनर का ब्लड पेशेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी होगी। हमने अगेन सेंट्रीफ्यूज करना है, 30 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बाहर निकालनी है और बेसिलिया खुडबीन माइक्रोस्कोप आपने मुआयना करना है। अगर फटकियां बन जाएं यानी कि एग्लूटिनेशन हो रही है तो समझें क्रॉस मैच नहीं हुआ ब्लड सैंपल्स दोनों के, तो जो ब्लड है डोनर का वो हम पेशेंट को नहीं देंगे। एग्लूटिनेशन होगी तो यानी कि क्रॉस मैच नहीं होगा, नो क्रॉस मैच। अगर फटकियां ना बने, अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रही, ब्लड नहीं फट रहा, तो इसका मतलब
जो रिजल्ट है वो हमारे पास कंपैटिबल आएगा। सेल्स फ्रीली हरकत कर रहे हैं तो समझे क्रॉस मैच ठीक हुआ है, यानी कंपैटिबल है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। नो एग्लूटिनेशन कंपैटिबल, एग्लूटिनेशन इनकम्पैटिबल, यानी कि सही नहीं है, सही है। खून इकट्ठा करने का तरीका। अब हम खून किसके अंदर इकट्ठा करते हैं? हमने फर्स्ट एड किट में पढ़ा था, हम खून एक ब्लड बैग में हम जमा करते हैं, सैंपल हम उसमें इकट्ठा करते हैं। जिस सेहतमंद शख्स ने खून देना हो, इसे काउच पर लेटा दिया जाता है। बाजुओं पर ब्लड प्रेशर का कफ बांधकर 70 मिलीमीटर तक आपने दबाव डाला जाता है। अच्छी वाज़ेह और मोटी सी वरीद यानी कि वेन में सुई लगाकर खून निकाला जाता है। खून को ऐसी बोतल में इकट्ठा करते हैं जिसमें 80 मिलीमीटर 308 ताकत का सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन मौजूद हो। ये मिकदार 1 पॉइंट खून के लिए काफ़ी होती है। सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन उसमें ब्लड बैग में इसलिए शामिल होता है, जो ब्लड है वो क्लॉट ना बना दे, जम ना जाए। जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, ताकि जो ट्रांसफ्यूजन हम करवाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस वाज द मेजर क्रॉस मैच एंड दिस इज द स्टोरेज ऑफ ब्लड। आपने ब्लड को स्टोर कैसे करना है। खून को जमा कर रखने का तरीका। दर्जे हरारत। खून को हमने 2 से 6 सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत पर रेफ्रिजरेट में रखना है। हमने ब्लड सैंपल ले लिया तो हम फौरी उसे जाके रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि जो ब्लड है वो उस टेम्परेचर पे महफूज रहे। उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो हम 2 से 6 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखते हैं, ताकि जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो खराब ना हो। मुद्दत यानी कि पीरियड क्या होना चाहिए, उसका एक्सपायर पीरियड कितना होना चाहिए। खून को हासिल करने के बाद 21 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मुद्दत गुजर जाए तो इस खून को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, 21 दिनों के अंदर अंदर आपने खून को यूज़ कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है। उसके बाद जो है ब्लड आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो वो हरगिज़ हमने पेशेंट को नहीं लगाना। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन हो रेफ्रिजरेटर का, जिसमें ब्लड सैंपल्स स्टोर किए जा रहे हैं, और 21 दिनों के अंदर अंदर ब्लड सैंपल इस्तेमाल किया जाए, उनकी एक्सपायरी का खास ध्यान रखा जाए। कॉम्प्लिकेशंस, रिएक्शंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या पैदा हो सकती हैं। मरीज को खून लगाते वक्त या खून लगाने के बाद मुंदरजे ज़ेर पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। अब ये पेचीदगियां क्या हो सकती हैं? बुखार का हो जाना, पायरेक्सिया रिएक्शन, इसमें बुखार भी होता है पायरेक्सिया रिएक्शन में, और उसके साथ साथ सर में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, मतली होने लगती है, नब्ज तेज हो जाती है, बेचैनी होती है, और कपाहट की इलामत होती है, यानी कि जो पर्सन है वो शिवर करने लग जाता है, कपाने लग जाता है। ऐसी सूरत में जो खून मरीज को दिया जा रहा होता है वो बंद कर देना चाहिए। बेशक अगर हो सकता है कि वो जो ब्लड है वो पेशेंट के अंदर हम ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, तो उस दौरान ही जो ये रिएक्शंस हैं, जहाँ जो यहाँ दिए गए हैं कि बुखार होना शुरू हो जाए, उसके साथ साथ सर में दर्द स्टार्ट हो जाए, उससे मल्टीपली उल्टी की फीलिंग हो, नब्ज उसकी जो पल्स रेट है वो तेज हो जाए, उसे बेचैनी और कपाहट महसूस हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो ब्लड जिस्म के अंदर पेशेंट के दाखिल हो रहा है उससे हमने क्या करना है, फौरन बंद कर देना है, रोक देना है। ये बुखार जिस्म में जरासीम के दाखिले की वजह से होता है, और फौरी और शदीद हमला, यानी कि जो आपकी बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही उस चीज़ के निगलेक्ट करने लग जाती है, रोकने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा खुद मरीज को
देते वक्त यक एलर्जी हो जाती है, यानी कि जब ब्लड जा रहा है जिस्म के अंदर तो एलर्जी होना शुरू हो जाती है, वो जो जगह है वो रेडिश होनी शुरू हो जाती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है, जो सिर घबराहट होती है, और जिल्द क्या है वहां से जहाँ पे नीडल लगाई हुई है वो रेडिश होना शुरू हो जाती है, सुर्ख होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में मामूली दिक्कत महसूस होती है, बुखार भी हो सकता है, खून के जर्रात का टूट जाना, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और इस सूरत हाल में क्या होता है, रेड ब्लड सेल टूटेंगे तो क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो पेशाब के साथ यूरिया के साथ आने लग जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा जो पेशेंट है उसकी बॉडी है वो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन शो कर रही है, जो पेशेंट के अंदर ब्लड जा रहा है वो खराब है या वो उसकी बॉडी ब्लड के साथ मैच नहीं कर रहा, और किडनी फेलियर का भी इससे खतरा पैदा हो जाता है, और जरकान भी हो सकता है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकती हैं, उस पेशेंट को हो सकती हैं जिसकी बॉडी डोनर का ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए हमें कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले जो ब्लड है उससे क्रॉस मैच करवाना इंतहाई जरूरी होता है। रिएक्शन, रद्द अमल क्या होता है, इसका सबब क्रॉस मैचिंग ना होने की वजह से भी होता है, ठीक है, वही बात हो रही है कि क्रॉस मैचिंग नहीं हुई तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ऐसे ज्यादा देर का पड़ा रहना खून से भी हो सकता है, यानी कि अगर खून का जो टाइम पीरियड है वो एक्सीड कर गया है, यानी कि 21 दिन हमारे पास टाइम पीरियड था, ठीक है, यहाँ पे हमें कितने दिनों का टाइम पीरियड दिया है, 21 डेज का टाइम पीरियड दिया है, लेकिन 21 दिन से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, 24 दिन हो गए, 30 दिन हो गए या 35 दिन हो गए, तो ब्लड एक्सपायर हो गया, तो हो सकता है उस सूरत हाल में भी ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए। ऐसी हालत में पेशाब के साथ खून आना, पेशाब की मिकदार का कम होना, गुर्दों पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिस पर यरकान का खतरा उस पर्सन में पैदा हो जाता है। अब क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, उसे क्या क्या बीमारी इन पेशेंट्स में हो सकती है। सर्कुलेटरी ओवरलोडिंग, बूढ़े लोगों को दिल और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पेचीदगियां पैदा होती हैं। अगर हम पेशेंट्स उन्हें ये वाली जो बीमारियां दी गई हैं वो हुई भी हो या ऐसे पेशेंट्स हो और उन्हें ब्लड लग रहा हो तो उनमें क्या क्या मजीद पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे मरीजों को खून की बोतल 2.5 घंटे में लगानी चाहिए। सर को सर्कुलेटरी लोड की बना पर सीने के मकाम पर दर्द होता है, यानी कि वो पेशेंट्स जिन्हें दिल की या फिर फेफड़े उनके खराब हैं, उनमें क्या है हमने फिर दोबारा ब्लड लगा दिया तो वो क्या है मजीद पेचीदगी पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों में क्या है कि हमने हर 2.5 घंटे बाद उन्हें खून की बोतल लगानी है ताकि जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, उस मकान जो सीना है हार्ट है उस पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और उधर दर्द ना हो, ठीक है। सर्कुलेटरी ओवरलोड की बना पर सीने के मकाम पर दर्द होता है, इस वजह से जो सीने है उस पे जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है उसे हमने रोकना है, जिसके लिए हम खून देंगे पेशेंट को ताकि जो हार्ट है उसे ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम पेश ना आए। जिगर की सोजिश, हेपेटाइटिस, ये बीमारी बहुत कम खून देने के 2-3 माह बाद जाहिर होती है। हेपेटाइटिस क्या है, ये खून में होता है, इसलिए जब आप ब्लड टू ब्लड ये ट्रांसफर होगा तो क्या है ये 2 से 3 माह बाद आप जिस्म में जाहिर होना शुरू, इसकी इलामात होना शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या इलामात क्या इन्होंने दी हैं, इसमें बुखार रहने लगेगा,
जिगर वाली जगह को दबाने पर दर्द महसूस होगा, हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमा है, वो खराब रहेगा। जिगर वाली जगह को दबाने पर दर्द महसूस होगा और बुखार रहेगा। एक आप हेपेटाइटिस के उन्होंने साइन दिए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप जिगर वाली जगह को दबाएंगे तो दर्द वहां पे महसूस होगा, आपका जो हाजमा है वो भी सही नहीं होगा और अक्सर लोगों को बुखार भी रहने लगता है, जो कि हेपेटाइटिस की अलामात है कि उसकी वजह से हेपेटाइटिस होने का खदशा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, जो बीमारियां हैं, जो पेशेंट है ब्लड ले रहा है, वो हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर बीमारी आ गई तो किस तरह आई। अक्सर लोगों को नहीं अंदाजा होता कि हम तो बिल्कुल सेहतयाब हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हम हमारे अंदर वो बीमारी कैसे आ गई जो हमें थी ही नहीं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस किस तरह हो रही है, बीमारी कैसे मुंतकिल हो रही है। मसलन मलेरिया, बुखार, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, इन्फ्लुएंजा, आतिश वगैरह जैसी बीमारियां अगर खून देने वाले इंसान में मौजूद हों तो ये बीमारियां खून के जरिए दूसरे आदमियों में भी मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए हमने प्रिकॉशंस में क्या क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि वो पेशेंट, वो लोग खून नहीं दे सकते जिन्हें ये सारी एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स इस तरह की बीमारियां हों। हमने ऐसे पेशेंट, ऐसे लोगों का खास ख्याल रखना है खून लेते वक्त, खून के बारे में पूछते वक्त ये लोगों को ये बीमारियां तो नहीं है, ताकि जो पेशेंट है जिसे हम खून दे रहे हैं उनमें ये बीमारियां मुंतकिल ना हो। इसलिए ब्लड की जब हम ब्लड लेंगे उस वक्त हमने ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखना है, सारे रिएक्शंस को ध्यान में रखना है कि मजीद ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस ना हो किसी दूसरे सेहतमंद इंसान में। अगर उससे हम खून लगा रहे हैं तो हमने सबसे पहले उनके ब्लड सैंपल्स चेक करने हैं, फिर उन्हें हमने सही तरीके से क्रॉस मैच करवाना है, फिर ही हम ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे, उसके पेशेंट के जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे। और इन बीमारियों के बारे में हमने पूरी नज़र रखनी है ताकि कोई भी पेशेंट जो है सेहतमंद बीमार पेशेंट से उसे ये बीमारियां मुंतकिल ना हो और वो सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से निकले। दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप। आई होप आप सबको ये समझ आया हो। थैंक यू।